जीवन ज्योति हॉस्पिटल के आईसीयू के बाहर बेंच पर बैठे राधिका के परिवारजन मन ही मन सब कुछ ठीक हो जाने की कल्पना कर रहे थे। 2 दिन पहले ही 60 वर्षीय राधिका सुबह की सैर से वापस आ रही थी तो एक बाइक की तेज स्पीड की चपेट में आ गई और सड़क के किनारे उछलकर दूर गिरने से सिर फट गया। घायल अवस्था में उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। हाथ की हड्डी भी टूट गई थी, पैरों पर भी चोटें लगी थीं और अब वे कोमा में थी। बाइक सवार का कुछ पता नहीं था। बेंच पर बैठी उनकी तीनों बहुओं के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बड़ी बहू वत्सला कभी मझली बहू रेनू को दिलासा देती तो कभी रेनू सिसकती हुई अंजलि को अपने सीने से लगा लेती। तीनों के पति और बच्चे तो घर जाकर फ्रेश भी होकर आ गए थे, लेकिन तीनों बहुएं जबरदस्ती एक दूसरे को भेजकर नहा धोकर तुरंत आ गई थीं। डॉक्टर्स, नर्स, आसपास के लोग तीनों बहुओं की हालत पर हैरान थे। कोई बहू अपनी सास की इस हालत पर इतना तड़प सकती है, यह बात सबको अचंभे में डाल रही थी। तीनों के पति उनके लिए खाना भी लेकर आते रहे, लेकिन वह खाना वैसे का वैसा वापस जा रहा था। तीनों के मुंह में मुश्किल से बस चाय और रोटी के 2 निवाले जा पाए थे। तीनों बेहाल थे। कई लोगों को तो यही लग रहा था कि ये शायद बहुएं नहीं बेटियां हैं। तीनों उसी जगह रात दिन बैठी थी। तीनों के दिमाग से अपनी सासू माँ के साथ बिताया एक एक पल हट नहीं रहा था। इतनी स्नेहमयी सास जिनके साथ उन्होंने कई साल बिताए थे, आज उनका साथ छूटने के डर से तीनों बहुओं के दिल में हौल उठ रहे थे। तीनों के आगे बीते दिनों का एक एक पल घूम रहा था। वत्सला 25 साल पहले आई थी। मैं इस घर में माँ की बहू बनकर, हाँ, माँ उनके स्नेह ने तो सास शब्दों को दूर फेंक दिया था। ससुर जी का तो बहुत पहले देहांत हो गया था। माँ ने ही अपने तीनों बेटों को पढ़ाया लिखाया था और आज सब उनकी मेहनत से ही एक से एक अच्छे पद पर हैं। गांव में शुरू में घर का काम करने में दिक्कत होती थी मुझे। उन्हें तीनों बेटों वाली ही कहते थे। मम्मी ने एक दिन कहा, कोई ज़रूरत नहीं है सिर पर पल्लू रखकर काम करने की। मैंने सकुचाते हुए कहा, लेकिन मम्मी, पास पड़ोस की औरतें। फिर अपनी सरल मुस्कान से मम्मी ने कहा, छोड़ उन्हें, उनका क्या है। जब कोई आया करे तो बस 2 मिनट रख लेना। बस उन्हें भी मौका नहीं मिला और तुझे भी परेशानी नहीं होगी। मैं उनकी इस बात पर मुस्कुराई थी। मेरे माता पिता सहारनपुर में रहते थे। एक पारिवारिक समारोह में माँ ने मुझे नीरज के लिए पसंद किया था। मम्मी अपनी सेहत का हमेशा ध्यान रखती हैं। सुबह की सैर उनके जीवन का अभिन्न अंग है। मम्मी ने एक दिन कहा, मैं बीमार नहीं पड़ना चाहती। पूछेगी नहीं क्यों? क्यों मम्मी? अरे बीमार पड़ूंगी तो तुझे परेशानी होगी ना, काम बढ़ जाएगा। घर में कोई बेटी तो है नहीं जो तेरा हाथ बटाए। इन तीनों लड़कों के काम कम है क्या? सारा दिन नचाते हैं तुझे। नीरज काफ़ी व्यस्त रहते। कई बार मम्मी कहती, जा इसे थोड़ा बाहर घुमा ला। नीरज कहते, कहाँ ले जाऊँ? कहीं भी ले जाकर पर थोड़ी देर घुमा कर ला। किसी मॉल में घुमा ला, कोई पिक्चर ही दिखा ला। मेरे माता पिता मेरे जीवन पर खुश होते जो मुझे ऐसी सास मिली थी। सुरभि पैदा हुई तो मम्मी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जी भर कर मिठाइयाँ बांटी उन्होंने। हर समय सुरभि को सीने से लगाए रहती। कहती, बड़ी अच्छी बात है, गोद में कन्या आई है। मैं तो तरसती रह गई घर में एक लड़की के लिए। एक दिन सुरभि को गोद में थपक कर सुलाते हुए कहने लगी, घर में एक बेटी का होना बहुत ज़रूरी है। बेटी के प्यार और अपनेपन की आर्द्रता ही घर के सभी लोगों को एक दूसरे से बांधे रखती हैं। बेटी शक्ति है, सृजन का स्रोत है। कुछ लोग सोचते हैं पति का वंश बेटे ही बढ़ाते हैं, पर मातृत्व का वंश तो एक बेटी ही बढ़ा सकती हैं।
मम्मी की बात की गहराई मेरे मन को छू गई थी और मैं कितनी देर तक माँ की आंखों से बरसती ममता देखती रही थी। सुरभि माँ की देख रेख में पलती बढ़ती रही। बड़े देवर कमल की शादी रेनू से हुई तो घर में कई दिन खुशी का माहौल रहा। उन्हीं दिनों नीरज का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया और हम भारी मन से दिल्ली आ गए। माँ को छोड़कर जाते हुए दिल उदास रहा। फिर हम शुक्रवार की रात को ही माँ के पास पहुँच जाते और सोमवार को सुबह ही निकल जाते। इस बात से माँ काफ़ी खुश रहती। धीरे धीरे सुरभि बड़ी हो गई। जीवन की जिस सबसे बड़ी परेशानी में मम्मी ने मेरा साथ दिया, मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। सुरभि ग्रेजुएशन कर रही थी और उससे इस उम्र में वह भूल हो गई जो माता पिता का सिर नीचे कर देती हैं। सुरभि की कॉलेज में जिस लड़के से दोस्ती थी, वह उससे अपनी नज़दीकियां कुछ ज़्यादा ही बढ़ा बैठी। जब उसने रोते हुए मुझे बताया कि उससे गलती हो गई और उसे 2 महीने का गर्भ है, मुझ पर जैसे आसमान टूट पड़ा था। मेरे हाथ पैर फूल गए थे। मैंने यह बात नीरज को भी नहीं बताई। पिता को बेटी की यह शर्मनाक बात बताते हुए मेरा दिल कांप गया। किसी से यह बात शेयर नहीं कर पा रही थी। अपने माता पिता को बताना भी ठीक नहीं लगा। हर तरफ नज़र दौड़ाई, बस मम्मी का ही चेहरा नज़र आया, जिन्हें मैं अपनी परेशानी कह सकती थी। मैंने रोते हुए मम्मी को जब यह सब फ़ोन पर बताया तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ समझाते हुए शांत किया और कहा, तू दुखी मत हो वत्सला, सुरभि को तुरंत यहाँ ले आ, मैं सब संभाल लूँगी। मैंने नीरज से कहा, मम्मी का सुरभि को देखने का मन कर रहा है। मैं मम्मी से 2-3 दिन मिलकर आ जाऊंगी। सुरभि से 2 साल छोटे सौरभ को नीरज के पास ही छोड़कर मैं और सुरभि शामली पहुंच गए। कमल और रेनू हमें अचानक देखकर खुश हुए। रेनू का बेटा यश और बेटी समृद्धि तो सुरभि को देख चहक उठे। अगले दिन ही माँ ने रेनू से कहा, अभी तो वत्सला आई हुई है, जाओ तुम भी मेरठ अपने मम्मी पापा से मिल आओ। मेरे अकेले रहने की भी कोई समस्या नहीं होगी। रेनू खुश हो गई। कमल तो वैसे भी मुजफ्फरनगर से रोज़ अप डाउन करता था। रोज़ आने जाने से बचने के लिए वहीं शिफ्ट होने की सोच रहा था। बस एक पदोन्नति की प्रतीक्षा थी। मम्मी के बार बार कहने पर भी मम्मी को कोई अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। रेनू चली गई। यश और समृद्धि सुरभि को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन मम्मी ने कहा, जाओ नाना नानी से भी मिलने जाना चाहिए। सुरभि अभी है यहाँ, कल शाम तक तो तुम लोग आ ही जाओगे। कमल तो सुबह का गया, रात को ही आता था। कमल के निकलते ही मम्मी ने तैयार होकर फौरन टैक्सी बुलाई और आधा घंटे की दूरी पर स्थित कैराना में रह रही अपने बचपन की सहेली को अबॉर्शन के लिए ले गई और शाम तक वापस आ गई। मैं घर पर ही रुकी। मैंने तो रो रो कर अपनी आंखें सुजा ली थी। मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया था। मम्मी ने कहा, वह बिगड़ी हुई स्थिति बखूबी संभाली थी। वे ही तो हैं सबकी राजदार और हितैषी। किसी को कानों कान इसकी खबर नहीं हुई थी। न मेरी परवरिश पर कोई ताना न उलाहना। सुरभि को अपने पास बैठाकर पता नहीं क्या क्या समझाती रही थी, जो मैं जानती हूँ उसके भविष्य में हमेशा काम आने वाला था। आज भी अपनी उस दिन की बेचैनी का विश्वसनीय स्पर्श भी याद आ जाता है। कैसा था उनका अपनत्व भरा स्पर्श, मन की गहराई तक उतरकर तन की मिट्टी को छूकर जैसे महका गया था। यह राज हमेशा हम तीनों के बीच ही रहा और सुरभि तो कभी दादी का साथ देना नहीं भूली। वह भी तो इस समय छटपटाती घूम रही थी। पूरे परिवार को जिसे ममता की डोर ने बांध रखा है, वह डोर टूटनी नहीं चाहिए। नहीं मम्मी, आपको कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, हमारी मम्मी को ठीक कर देना। रेनू दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ लिए ससुराल में कदम रखा था मैंने। टूटे दिल की किरचें संभालना मुश्किल था। सहपाठी विनय से प्यार करती थी मैं, और माता पिता ने ज़बरदस्ती कमल से विवाह कर दिया था।
कितना मुश्किल लग रहा था ससुराल में सबको अपना समझना। बेचैन रहती थी मैं, यह सोचकर विनय कैसे रहेगा मेरे बिना, यह क्या हो गया। अपने मन की कशमकश में मैंने किसी पर जाहिर नहीं होने दी थी। एक अजीब सा रिश्ता है प्यार का, दर्द से, उसी की याद से दुखी था मन, जिसकी याद को गले से लगाए बैठी रहती थी मैं। उसे भूल जाने की कोशिश भी नहीं करती थी, शायद करना ही नहीं चाहती थी मैं। दिन में बहू का, रात में पत्नी का फर्ज मशीनी अंदाज में निभा रही थी, मगर मम्मी ने मुझे कब इस घर के स्नेह अपनेपन के रंग में रंग दिया, मुझे पता ही नहीं चला। एक दिन तो मैं हैरान रह गई जब फुर्सत के पलों में वत्सला भाभी और मम्मी के साथ बैठी थी। अचानक भाभी किसी के प्रेम प्रसंग का जिक्र ले बैठी तो मम्मी ने गंभीरतापूर्वक कहा, प्यार में पाना जरूरी भी नहीं, पृथ्वी आकाश कहाँ मिलते हैं भला, दूर से ऐसा देखने पर एक सुखद भ्रम होता है बस। सच्चा प्यार तो शरीर से ऊपर मन से जुड़ता है। उन्होंने कहते कहते मुझ पर जो निगाह डाली, मैं मन ही मन घबरा गई। लगा पता नहीं प्यार करने वालों के चेहरों पर क्या लिखा होता है जिसे हर कोई पढ़ लेता है। मम्मी शायद समझ गई थी मेरे मन को। उनकी पारखी नज़रों ने शायद मेरी मनोदशा का अनुमान लगा लिया था और अचानक एक तूफान आ गया। विनय को लिखे मेरे प्रेम पत्र ही मेरे अपमान का कारण बन गए। मैं जब भी मेरठ जाती विनय से जरूर मिलती। एक दिन विनय ने बेशर्मी दिखा दी, बोला, विवाह तो तुम्हारा हो ही गया है, अब तो तुम मेरे साथ आराम से संबंध बना सकती हो। मैं तो यह सोचता रह गया कि शादी के बाद तो हम एक हो ही जाएंगे। यह सोचकर शारीरिक रूप से कभी पास आने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन चलो अब भी हम बहुत कुछ। मैं चिल्लाई उसे, फटकारा तो वह अपनी असलियत पर आ गया और मुझे मेरे लिखे प्रेम पत्र मेरी ससुराल वालों को दिखाने की धमकी देने लगा। मेरी हालत खराब हो गई और मैं उससे हमेशा के लिए संबंध तोड़कर ससुराल आ गई। लौटने पर मेरा उतरा चेहरा देखकर मम्मी ने कई बार पूछा, सब ठीक तो है? मैं बस हाँ में गर्दन हिला देती, पर इंसान जो सोचता है हमेशा वही नहीं होता। समय कभी कभी हर मोड़ पर परीक्षक की तरह खड़ा मिलता है, न जाने कितनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। एक दिन जब अचानक विनय ने मेरी ससुराल में कदम रखा तो मैं पसीना पसीना हो गई। मायके का पड़ोसी बताकर मैंने उसका परिचय करवाया। मम्मी ने उसकी आवाभगत की। भाभी को किचन में काम संभालने के लिए कहा। कमल ऑफिस जा चुके थे। तुम लोग बैठो, बातें करो, कहकर मम्मी अंदर चली गई। विनय ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी ससुराल वाले तो बहुत समझदार हैं, हमें अकेले छोड़कर अंदर चले गए। वाह, अब बताओ मुझे अकेले में मिलोगी या ये प्रेम पत्र दिखाऊं तुम्हारी ससुराल वालों को? मम्मी के अंदर से आती हुई पदचाप के साथ उनकी गरजती हुई आवाज़ भी आई, इसी समय यहाँ से चले जा लड़के। मुझे लगा कमरा छत सहित मेरे सिर पर आ गिरा हो। मम्मी की गरजना सुन भाभी भी दौड़ी आ गई। पूछा, क्या हुआ है? विनय घिघियाया, ये लेटर रेनू, मुझे वापस ले जाओ इन्हें, जैसे आए हो वैसे चले जाओ, नहीं तो पुलिस को फ़ोन करती हूँ। और आज के बाद मेरी बहू के आसपास भी फटका तो विनय उसी समय भाग गया था और मैंने रोते हुए मम्मी के पैर पकड़ लिए। धुआंधार रोते हुए माफ़ी मांगी तो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे गले लगा लिया। मम्मी ने भाभी से कहा, यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, किसी को भी नहीं। भाभी ने मम्मी की इस बात का मान रखा था। उस पूरा दिन मैं शर्मिंदगी में डूबी रही। मम्मी पढ़ी लिखी हैं, हिंदी साहित्य में उनकी बहुत रुचि है। अपने खाली समय में वो कुछ न कुछ पढ़ना ही पसंद करती हैं। उस दिन रात को जब मम्मी अपने कमरे में सोने गई तो उन्होंने मुझे बुलाया, अपने पास ही बैठा लिया। मैंने मरियल सी आवाज़ में कहा, मम्मी मुझे माफ़ कर दो। और
उनकी गोद में सिर रख दिया। मम्मी ने कहा, अरे मैंने तो तुझे बच्चन की कविता सुनाने बुलाया है। मैंने उन्हें हैरानी से देखा। मम्मी ने मुस्कुराते हुए सुनाना शुरू कर दिया था। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। वो टूट गया तो टूट गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यार छूटे। जो टूट गए फिर कहाँ मिले, पर पूछो टूटे तारों को, कब अंबार शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। मम्मी के मुंह से निकली यह कविता आज भी मुझे याद है। वे अपनी गोद में रखा मेरा सिर सहलाती रही थी। सच कोमल स्वभाव ने उनके दिल को बहुत बड़ा कर दिया था। सब कुछ उसमें समा जाता। उस दिन उनके चेहरे पर छाए प्यार और विश्वास के संबल का अपनी मुट्ठी में बांध जब मैं उनके कमरे से निकली तो मेरे मन के अंदर शांति ही शांति थी। जैसे अंतर्मन के कोने कोने में छिपे सारे संदेह मिट गए हों। उसके बाद तो दिन पर दिन मेरा उनसे रिश्ता मजबूत ही होता गया था। उन्होंने तो मुझे स्नेह की डोर से ऐसे बांधा कि मैं उनके बिना अपना अस्तित्व ही नहीं सोच पाती। उनका स्नेह कितना शक्तिशाली है। उनके निश्चल निर्मल व पावन स्नेह के प्रति मन श्रद्धा से भर उठता है। मम्मी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उन्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब मम्मी को स्वस्थ कर दो। आरती कभी सोचा भी नहीं था पुराने ज़माने की नए विचारों वाली सास मिलेगी मुझे। पंकज मुंबई ऑफिस में नए नए आए तो हम कब एक दूसरे के नज़दीक आते गए पता ही नहीं चला। एक ही ऑफिस, दिन भर का साथ, नज़दीकी प्यार में बदलती चली गई। मैं मुंबई में पढ़ी बली और पंकज शामली से। मेरे घर में मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन अर्चना थी। पंकज घर आए तो सब ने उन्हें पसंद किया। अब माँ की मुझे पसंद करने की बात थी। दिल में सैकड़ों आशंकाएं रहती कि एक विजाती आधुनिक लड़की को माँ बहू बनाएंगी या नहीं, लेकिन पंकज के मेरे बारे में बताते ही मम्मी वत्सला और रेनू भाभी मुंबई आ गए। पंकज ने फ्लैट किराए पर लिया हुआ ही था। पंकज उन तीनों को मेरे घर लेकर आए। कुशल क्षेम के बाद बातों के दौरान माँ ने कहा, जाति धर्म मेरे लिए मायने नहीं रखते, मैं इंसान के गुण व्यवहार की कद्र करती हूँ। हम सब उनका मुंह देखते रह गए। क्रीम कलर की साड़ी, ढीला सा जूड़ा, बेहद सरल लेकिन प्रभावशाली व्यक्तित्व आज भी मम्मी का उस दिन का रूप मेरी आंखों में बसा है। माँ कह रही थी, अगर नई पीढ़ी पुराने दायरों से निकलकर अपने लिए कुछ अच्छा सोचती है तो हम क्यों उसे मजबूर करें कि वह हमारे हिसाब से जिए। अपने जीवन का फैसला उसका अपना ही होना चाहिए। अगर जाति धर्म से परे अपना मनपसंद जीवन साथी अपने लिए ढूंढ लेती हैं और अपनी इस खुशी में अपने माता पिता का साथ चाहती हैं तो इसमें गलत क्या है। मम्मी की बात सबको छू गई। वैसे भी दिल जब स्नेह से भरा हो, दूसरों के हित की ही सोचता हो, तब चेहरे पर ऐसी ही चमक होती है जिसे देखकर ही महसूस किया जा सकता है। अपनी दोनों बहुओं को अपने बराबर में बैठाए मम्मी दोनों बहुओं की सास नहीं, दोनों बहुओं की माँ लग रही थी और मैं मन ही मन उनमें शामिल होने के लिए उत्साहित थी। पापा बीमार रहते थे, उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम थी, वे ज़्यादा काम नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें जॉब छोड़ना पड़ा था। घर पर ही कुछ ट्यूशन पढ़ा लेते थे। मम्मी अच्छे पद पर थी। पंकज की माँ सब जानने के बाद बोली थी, हम लोग यहीं सादा तरीके से विवाह का आयोजन कर लेंगे। इस बात की चिंता भी छोड़ दीजिए कि आरती दूर चली जाएगी, आपको पंकज के रूप में बेटा मिल जाएगा। आप चिंता न करें, विवाह के बाद भी पंकज और आरती आप लोगों की पूरी तरह देखरेख करते रहेंगे। मम्मी पापा तो यह बात सुनकर इतने भावुक हो गए थे कि
उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे। कोई सास इतने बड़े दिल की भी हो सकती है। मैं तो मन ही मन उनके चरणों में झुक गई थी। जैसा माँ ने कहा था वैसा कर दिखाया था। मैंने जब चाहा मम्मी पापा की आर्थिक मदद भी की। जब ज़रूरत हुई उनके पास रहकर उनकी देखभाल की। अर्चना की शादी में मम्मी ने ही करीब करीब सारे काम मिलकर करवाए। नीरज और कमल भैया भी सब परिवार आए थे। हमारा तो कोई रिश्तेदार था नहीं मुंबई में। माँ ने ही अर्चना की शादी धूमधाम से करवाई। अर्चना अब बेंगलुरु में है। मम्मी ने हमेशा मम्मी पापा का ध्यान रखने के लिए कहा। कुछ समय पहले पापा का स्वर्गवास हो गया तो मम्मी ने मुझे यह कहकर हैरान कर दिया, आरती अपनी मम्मी को अपने पास ही रहने के लिए बुला लो। अकेली कैसे रहेंगी? मेरी मम्मी तो इस बात के लिए तैयार नहीं हुई। हाँ, उनके दिल में पंकज की मम्मी के लिए इज्जत और बढ़ गई। मम्मी मेरे पास आती जाती रहती। मेरी मम्मी दादर में रहती हैं और हम मुलुंड में। जब भी मौका मिलता है हम मिल लेते हैं। एक दिन मैंने माँ को छेड़ते हुए कहा, मम्मी आप मंदिर नहीं जाती। आपकी उम्र की महिलाएं तो मंदिर आश्रमों के चक्कर काटते हुए ही दिखती हैं। मम्मी ने अपने खास स्नेह सने स्वर में कहा, मुझे तो घर के मासूम बच्चों की हंसी में ही ईश्वर दिख जाता है। तुम बहुओं की दिन रात की सेवा में ईश्वर दिखता है। अपने परिवार के साथ खुशी से रहो, खुशियाँ बांटो, किसी पर बोझ मत बनो, सबके सुख दुख में काम आओ, सब में ईश्वर देखो, सबका आदर करो। ज्ञान वैराग्य मोक्ष ईश्वर, इन लुभावनी बातों और शब्दों के जाल में मैं कभी नहीं उलझी। जिस संसार में, जिस घर में मैं रहती हूँ वहाँ भी वही ईश्वर है जो मंदिर आश्रमों में नहीं है। जो हो रहा है जिस पर मेरा बस नहीं, उस पर मैं दुखी नहीं होती। प्रकृति का अपना काम समझकर देखती हूँ। दुख में भी सुख तलाशने की कोशिश करती हूँ। जो मिल जाए वह अच्छा, जो न मिले उसे भी ठीक है जानकर स्वीकार कर लेती हूँ। मम्मी से जो सीख मिली उसके लिए ऊंची शिक्षा और तकनीकी ज्ञान की ही नहीं, अतः चेतना समझना और गहनतम कर्तव्य परायणता की जरूरत होती है। पंकज की मम्मी का कहना है, त्योहार सब एक साथ मनाएंगे। अब दिवाली होली कभी शामली में मनाते हैं, कभी दिल्ली, कभी मुंबई। मम्मी जब भी मुंबई आती हैं मेरी मम्मी को भी बुलवा लेती हैं। कमल भैया मुजफ्फरनगर शिफ्ट हो चुके हैं। मम्मी कभी वहाँ रहती हैं, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी कभी शामली में भी अकेली रह लेती हैं। घर की देखभाल का भी उन्हें ध्यान लगा रहता है। उन्हें अपने पास बुलाने के लिए सब बेचैन रहते हैं। इस बार दिवाली की छुट्टियों में सब मुंबई आए हैं। शामली में कई बार मम्मी ने कहा था, अगर मैं कभी ज़्यादा बीमार पड़ूं या मेरी मृत्यु निकट हो तो मुझे दिल्ली या मुंबई ले जाना। यहाँ तो इतने लोग आएंगे न तुम सब परेशान हो जाओगे। हम तीनों उनका मुंह देखती रह गई थी। दिल भर आया था। भला कोई इतना भी सोच सकता है? कलेजा मुंह को आ रहा है। कितनी चोट लगी है माँ को, कितना दर्द हुआ होगा उन्हें। जिन्होंने कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुँचाई वह आज कितना दर्द सह रही होंगी। आप जल्दी ठीक हो जाना। आपके स्नेह की डोर से पूरा घर एक सूत्र में बंधा है। अपने बेटों को देखो माँ, कैसे इधर से उधर भटक रहे हैं। अपने पोती पोतों को देखो माँ, कितने उदास हैं। आईसीयू से 2 डॉक्टर बाहर निकले तो राधिका के तीनों बेटे, बहुएं, पोती पोते सब खड़े हो गए। डॉक्टर ने जैसे ही सॉरी कहते हुए 9 में गर्दन हिलाया, वत्सला पहाड़ खाकर गिर पड़ी। रेनू और आरती का रोना वहां उपस्थित लोगों के दिलों को हिला गया। नीरज, कमल, पंकज के लिए अपने साथ साथ पत्नियों को भी संभालना मुश्किल हो गया। वहां उपस्थित डॉक्टर नर्स लोग हैरान थे कि
किसी सास की मृत्यु पर बहुओं की यह हालत, ऐसा भी कहीं होता है? हाँ, ऐसा भी होता है। स्नेह, सम्मान और अपनेपन के रिश्ते की जिस डोर ने सबको बांधा हुआ था, वह डोर टूट गई। आंसुओं का रुकना मुश्किल था।